जिसका मुझे था इंतजार, करना नहीं है अब इंतजार। ओ घड़ी आ गई आ गई। दोस्तों नमस्कार, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक। हेलो, आपके सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसा कि पहले से शेड्यूल था कि मैं 8 बजे फेसबुक लाइव होऊंगा, हर बार की माफी। लाइव कुछ है, आप लाइव हो। हेलो, जैसा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक, आप सभी को फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत करता हूं। काफी व्यस्तता के कारण मैं बहुत दिनों से आप लोग के बीच लाइव से नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन संवाद के माध्यम से मैं हमेशा ही आप लोग के बीच उपस्थित रहा। सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक और समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग, स्वतंत्रता सेनानी, महापुरुष, उनको जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आई, उनके बावजूद भी वो हमारे देश के लिए किस प्रकार अपना योगदान दिए, उस योगदान को याद करते हुए और जो बलिदान दिया उनके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मैं हमेशा ही संवाद के माध्यम से आप लोग के पास, आप लोग के साथ जुड़ा रहा। और अब मैं ये निर्णय लिया हूं कि अब हर रोज 10 मिनट के लिए ही, 5 मिनट के लिए ही आप लोग के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ूंगा, जिससे दिल का कनेक्शन होगा और आपस में संवाद होगी, ताकि ये जो फेसबुक लाइव का माध्यम है ये जुड़ने में ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। इसलिए मैं निर्णय लिया हूं कि फेसबुक माध्यम से जरूर जुड़ूंगा, भले 5 मिनट ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज का विषय है सरकार के फैसले को लेकर। सरकार का फैसला कोरोना में लॉकडाउन का औचित्य और लागू करने का तरीका। तो साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि एक बार फिर मैं पहली बार इस वर्ष में आप लोग के बीच फेसबुक लाइव हो रहा हूं, इसलिए 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग के जीवन में खुशहाली आए और आपका जीवन धन धान से परिपूर्ण हो। इस वर्ष आप अपने जीवन में सफलता के नए आयाम को रोज छुए और सदा सुखी और प्रसन्न रहे, सुखी समृद्ध रहे। इसी के साथ ही दोस्तों बताना चाह रहा हूं कि कोरोना महामारी का पुनः आगमन हो चुका है और पुनर्वापसी में इसका वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से है, जो कोरोना की तीसरी लहर के रूप में माना जा रहा है, जो काफी भयानक रूप में आने वाली है। साथियों, हम बताना चाह रहे हैं कि चूंकि हम लोग सेना में हैं और सेना से संबंधित है, तो हम लोग का
एक ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है कि हीट फास्ट, हीट हार्ड एंड कीप आउट ब्रीथिंग। कहने का मतलब है कि कोरोना आए नहीं, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अब कोई रोग हो जाए, उसका इलाज कराने में जो खर्चा, जो समय व्यर्थ हो, जो शारीरिक मानसिक संतुलन खराब हो, उससे बेटर है कि हम उसको सावधानी बरते और हम अपने पास ही ना फटकने दें। तो इसलिए हीट फास्ट मतलब ओमिक्रॉन से बचने के लिए जो पहला हथियार चलाए वो सावधानी का चलाए। सावधानी का मतलब ये है कि जब तक ओमिक्रॉन अपना रफ्तार बढ़ाए, उसके रफ्तार के फन को हम पहले ही कुचल दें। कैसे? प्रिकॉशन लेकर के। और प्रिकॉशन कैसे लेना है? प्रिकॉशन में पहला है मास्क जरूर पहनिए और प्रॉपर तरीका से पहनिए। नाक के ऊपर पहनिए और पूरा माउथ ढका होना चाहिए। सर्जिकल मास्क का यूज मत कीजिए। एडवांस जो N95 है या कुछ और, उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको लगता है कि ये साधारण किस्म का है, आप 2-3 मास्क पहन लीजिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, सैनिटाइजेशन का हाथ से बार बार सैनिटाइज कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास सैनिटाइजर ही हो, आप वॉश करके, हैंड वॉश करके सोप से सैनिटाइज कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तीसरा है लेस ट्रैवल। आप कोशिश कीजिए कि ट्रैवल ही ना करें, करना भी पड़े तो कम करना पड़े। और लेस कांटेक्ट, कम से कम लोगों से फिजिकल कांटेक्ट करें। ऑनलाइन कांटेक्ट कीजिए और ऑनलाइन से ही काम करा लीजिए। जो पिछला 1 और 2 कोरोना का लहर था, उसमें ये साबित हो चुका है कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी काम किया जा सकता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दीजिए कि ऑनलाइन ही काम हो, फिजिकल कांटेक्ट में कम रहे। उसके बाद में लेस फ्रीक्वेंसी एंड मार्केटिंग। लेस फ्रीक्वेंसी, यदि कोई सामान की जरूरत है तो आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का सामान कोशिश कीजिए कि लेकर रखें। और फ्रीक्वेंसी जो जाने का है वो कम कीजिए, चाहे दूध का दुकान हो या ग्रोसरी का आइटम हो। तीसरी, उसके बाद आपको ध्यान जो देना है वो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो होम्योपैथ, आयुर्वेद या जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा हर टीवी न्यूज चैनल पर गाइडलाइंस दिया जा रहा है, उस तरह की दवाओं का सेवन कीजिए और अपने परिवार का इम्यूनिटी बढ़ाइए। उसके साथ ही 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य अभी तक तो हो गया होगा, जो बाकी है उनको कर लेना चाहिए। सातवीं बात है कि अभी 15 वर्ष के ऊपर के बच्चों का भी वैक्सीनेशन आ गया है। तो 15 वर्ष से ऊपर के बच्चे जितने भी हैं, सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं बच्चों को है, क्योंकि ये बच्चे बाहर ज्यादा घूमने फिरने में या स्कूलिंग में या कुछ भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इनको आप पक्का वैक्सीनेशन कराइए। अच्छा, उसके बाद में है कि बाहर से कोई भी वस्तु आती है डिलीवरी के लिए, तो वो जिस बैग या जिस डिस्पोजेबल में आती है, उसको या तो आप रखने वाले हैं तो सामान निकालने के बाद उसको ऐसी जगह पे रखिए कि 36 घंटे कम से कम उसको आप ना छुए। क्योंकि ऐसा पहले वाला जो वेरिएंट था उसे माना गया था कि 36 घंटे बाद कोरोना के विषाणु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। तो
ऐसे वहां पे लीव कर दीजिए और जो डिस्पोजेबल है उसको उसी समय डिस्पोज में डाल दीजिए और आप हाथ को अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर लीजिए और धो लीजिए। पेपर है तो जला दीजिए या डस्टबिन में डाल दीजिए। हाथ को बार बार जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं मिलते हैं किसी से तो हाथ ना मिलाइए, नमस्ते कीजिए। फेस और नाक और मुंह में उंगली करने से पहले सैनिटाइज होना चाहिए या अवॉइड कीजिए। तो ये सब सारी जितने भी प्रिकॉशन है ये मिलिट्री रूल के अनुसार हिट फर्स्ट है। हिट फर्स्ट मतलब क्या है कि प्रिकॉशन से ओमिक्रॉन को मार दीजिए पहले ही। और ये कब तक कीजिए? कीप ऑन हिटिंग, हिट फर्स्ट हिट हार्ड। कहने का मतलब कि कंटिन्यू एकदम सख्त परिवार में डिसिप्लिन बना कर रखिए कि ये नियम करना है तो करना ही है, ये प्राइमरी ड्यूटी बना कर रखिए। तो क्या होगा? हिट फर्स्ट हिट हार्ड और कीप ऑन हिटिंग। मतलब इस विधि को, इस तरीका को जब तक लागू कीजिए जब तक ये तीसरी लहर चला ना जाए, ओमिक्रॉन खत्म ना हो। ये तो रही हम और आपके बीच की बात। अब मुझे आज का जो विषय था कि सरकार का फैसला बड़ा ही हास्यास्पद और मतलब उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, यदि संपूर्ण लॉकडाउन है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लॉकडाउन का जो तरीका है उसका उचित इसलिए नहीं बन रहा है कि अब नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। एक तरफ आप 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बजा दिए, घोषणा कर दिए, वहां रैलियों में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, जिसके लिए सब तरह से भीड़ बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ती है। जो जनमानस है जो अपने खुद के काम के लिए दिनचर्या की सामान खरीदने के लिए जाते हैं वो भी भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं और इससे कोरोना के बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। और दूसरा आपने क्या कर दिया? दूसरा आपने नाइट कर्फ्यू कर दिया। अरे भाई, एक सिंपल लॉजिक है कि लेस टाइम, एक आपके एरिया में 10 दुकान है, सिंपल है, 10 दुकान है और वो 24 घंटा खुली रहती है। आप सिंपल लॉजिक लगा के देखिए कि दुकान पे आपको कभी भी भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन आप कल होकर के अनाउंस कर दीजिए ये दुकान केवल 4 घंटे खुलेगी, ये दुकान केवल 5 घंटे खुलेगी, ये दुकान केवल 6 घंटे खुलेगी, तो क्या होगा कि भीड़ बढ़ेगी, क्राउड बढ़ेगी। टाइम लेस मोर क्राउड, टाइम मोर लेस क्राउड। लॉजिक समझिए, लेस टाइम मोर क्राउड, मोर टाइम लेस क्राउड। फिर ये सिंपल लॉजिक इतने बड़े बड़े सरकारी अहम पदों पर बैठे प्रशासनिक सेवा दे रहे उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? मानता हूं कि अब नाइट कर्फ्यू लगाने का कुछ और मकसद हो सकता है। क्या मकसद हो सकता है? आप तो जिम बंद करके रखे हैं, सिनेमा हॉल बंद करके रखे हैं, फिर भीड़ बढ़ने का चांसेस ही कहां है? और सामान्य दिनों में भी देखा गया है कि रात में लोग बाहर निकलने का संख्या 20 या 10% है। शहर में तो फिर भी 10-20% है, देहात में तो रात में बहुत ही कम लोग निकलते हैं। फिर अब नाइट कर्फ्यू का औचित्य क्या है? और यदि भीड़ की बात है तो फिर ये चुनाव के समय में इतनी बड़ी रैलियां निकल रही है तो क्यों नहीं बंद हो रहा है? हमारा देश का आर्थिक स्थिति भी कोरोना के महामारी के चलते निगेटिव में चला जाता है। आदमी की भी
मृत्यु होती है, अरे जान माल दोनों का नुकसान होता है। तो आपको ये देश जरूरी है, देश के नागरिक जरूरी है या चुनाव जरूरी है, आपको फैसला लेना होगा। इसीलिए आज का विषय था कि सरकार का कोरोना लॉकडाउन के ऊपर जो हास्यास्पद और लॉकडाउन लगाने का जो तरीका है नाइट कर्फ्यू, उसका औचित्य गलत है। और इसको मैं अपने लेस टाइम मोर टाइम लेस क्राउड, एक तो ये बताया, दूसरा चुनाव स्थगित किया जा सकता है। देश हित में जब बिहार में पंचायत चुनाव था, 1 साल टाल सकते हैं, तो ये 5 राज्य में चुनाव को क्यों नहीं टाल सकते हैं? जहां जान और माल दोनों का नुकसान है, देश का आर्थिक स्थिति का सवाल है, आप इसको टाल सकते हैं। इसलिए मेरा काम है सामाजिक मुद्दा को उठाना, सही तरीका बताना। क्या पता कहीं सरकार के कान में ये आवाज मेरी पहुंचे और इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है चुनाव रोक दिया जाए, हो सकता है कि दुकान का टाइम प्रिकॉशन के साथ 24 आवर कर दिया जाए, ताकि दुकानदार तो 2 या 3 ही रहेंगे, जो क्राउड होगा वो बढ़ जाएगा और ये लागू हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ आज का फेसबुक लाइव का जो मेन मोटो था वो तो हो गया। अब दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं कि विगत 8 वर्षों से मैं बिहार से आने वाले छात्रों को जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, उनका रहने खाने पीने का व्यवस्था करता हूं। क्योंकि अभी समय के साथ रफ्तार बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है और मेरा आय सीमित है। मैं अपने मासिक वेतन से ही उसको पूरा करता हूं, जबकि आज तक जितनी भी संस्थाएं हैं वो चंदा के आधार पर चलती है, डोनेशन के आधार पर चलती है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसके लिए मैं प्रयत्न भी किया और मैं कलिना के जो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, लड़ चुके हैं और उत्तर भारतीय एकता मंच के तहत काम करते हैं, पप्पू पांडे जी, उनसे मैं संपर्क किया। उन्होंने भी मुझे सहयोग का आश्वासन दिया कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, कीजिए, जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन इसको आप अपने स्तर से टेकअप कीजिए, ताकि हम जो कर रहे हैं वो भी कुछ काम अलग कर रहे हैं। और विकलांगों के लिए पूरे भारतवर्ष में, विकलांगों के लिए पूरे भारतवर्ष में अपना अभियान छेड़ रखा है पप्पू पांडे जी। तो उनका फंड डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इसलिए वो बोले कि मैं मदद तो करूंगा, लेकिन मेरा मकसद विकलांगों का मदद करना है, क्योंकि वो खुद एक विकलांग है। और रियली कलिना एरिया में जितने भी आयोजन होता है मैं भी उसका हिस्सा तो बनता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी आयोजन होता है जिसका मैं हिस्सा नहीं बन पाता हूँ और वहां पे लगे हुए हैं। तो इसलिए इसके साथ बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के साथ साथ जो मुंबई में कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, उनका भी कॉल आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये फेसबुक के माध्यम से बहुत तेजी से सूचनाएं बढ़ती है, मिलती है लोगों को। तो अब लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा है। इसीलिए मैं पिछले साल अपना एक चैनल स्टार्ट किया था, सीताराम प्रसाद के नाम, सोशल अवेयरनेस यूट्यूब का। मैं ये सोच के स्टार्ट किया था कि इससे जो इनकम होगा उसको मैं इस सामाजिक कार्य में खर्च करूंगा। दोस्तों,
मेरे फेसबुक पे 5,000 से तक सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है, फ्रेंड्स है। लेकिन जो यूट्यूब चैनल का है कि जब तक आपका 5,000 सब्सक्राइबर, 4,000 सब्सक्राइबर नहीं होगा, तब तक आपके चैनल को कोई भी आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा। तो एक तो मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरा मदद दो तरीका से कर सकते हैं। मेरा मदद नहीं, मेरा मदद मतलब उनका मदद जो बिहार के कोने कोने से, हर जाति धर्म संप्रदाय के जी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तो उनका व्यवस्था हो जाए। उनके तकलीफ को देखते हुए आप मेरे माध्यम से जुड़ सकते हैं। और केवल पहला तो ये है कि आप कुछ नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मेरा 4,000 जिस दिन हो जाएगा, उसके बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू होगा, उसको मैं इसमें खर्च कर सकता हूँ। दूसरा माध्यम है डायरेक्ट डोनेशन, जो मैं इस फेसबुक को पोस्ट करूंगा, उसमें अपना डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर दूंगा, जिसमें आप 1 रुपया से लेकर के आपको जहां तक इच्छा है वहां तक आप डोनेशन दे सकते हैं। क्योंकि अकाउंट नंबर रहेगा आपके पास, और 9 जनवरी 2022 के बाद आप किसी भी बैंक में जाकर के आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट में कितना पैसा आया। आप डिटेल देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बैंक में भी होंगे जो देख सकते हैं कि ये कुछ फ्रॉडगिरी तो नहीं हो रहा है, तो ओपन रहेगा, कोई देख सकता है। और जहां तक विश्वास की बात है, तो मैं विगत 8 वर्षों से ये कार्य कर रहा हूं। और मेरा फेसबुक पेज पे देखेंगे तो ना ही केवल बिहार बल्कि केरल से लोग आने वाले थे, या यूपीएससी एग्जाम के लिए आने वाले थे, या मध्य प्रदेश से अभी 20 दिन पहले नौसेना में भर्ती के लिए जो एग्जाम था, उसमें 24 बच्चे और उनके गार्जियन को मैं रोड पर देखा। ऐसे पड़े हुए थे, शाम में ठंड का मौसम था, तो ऐसे स्कूल के लोग बैठे हुए थे। मैं वहां से गुजर रहा था, मैं पूछा कि भाई आप लोग कौन है, कहां से आए हैं, क्योंकि आजकल मदद करना भी गुनाह हो गया है। क्योंकि देश में बहुत सारे ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप सक्रिय हैं, जो ऐसे वेशभूषा में बैठे रहते हैं और आतंकी बर्दाश्त करने के फिराक में रहते हैं, या घुसपैठ करने के फिराक में रहते हैं। आपको दया में आएगी, आप मदद कर देंगे, लेकिन आपका सेवा ही आपके लिए दुर्भाग्य साबित हो सकता है। आप टेररिस्ट ग्रुप के चक्कर में फंस जाएंगे और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सेवा करने से पहले भी आपको अच्छी तरह से तहकीकात कर लेनी चाहिए। फिर मैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट देखा, तो एक का गलत सकता, 2 का गलत सकता, लगभग 10-12 का देखा। सबका था कि भाई कॉल लेटर आया हुआ है और यहाँ पे एग्जाम पड़ा हुआ है, और उनके गार्जियन लोग थे। तो उनको सोने के लिए जो तिरपाल दरी था वो ले जाकर के दिया, पीने का पानी का व्यवस्था किया, और 24 लोग का खाने का, डिनर का इंतजाम किया। जो मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे वहां मिलेगा। और बात खुशी की है कि बिल आया 2500-2600, लेकिन जो होटल वाला था वो मात्र 2,000 रुपया लिया, मात्र 2,000 रुपया लिया। और मुझे प्रोत्साहित किया कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। जब एक हैंड टू माउथ दुकान चलाने वाला एक दिन में 600 रुपया अपना लॉस सह सकता है, हैंड टू माउथ काम करने वाला मजदूर, होटल चलाने वाला जो 600 रुपया लॉस सह सकता है, तो मुझे लगता है कि मेरे फेसबुक पे जितने फॉलोअर्स हैं, हैंड माउथ तो नहीं है, कुछ ना कुछ इनकम है। वहां से आप जो भी
मदद करेंगे डायरेक्ट उन गरीब बच्चों या जो कैंसर से पीड़ित मुंबई में आते हैं उनके इलाज में लगेगा और मुझे जो सेवा का फल मिलता है उसका आप भी सहभागी बनेंगे। बात ही नहीं है कि 1 रुपए से क्या होगा, 2 रुपए से क्या होगा, 3 रुपए से क्या होगा, 5 रुपए से क्या होगा, 10 रुपए से क्या होगा। आप ये छोड़ दीजिए। आप जस्ट देखिए कि जब आप एक मंदिर के तरफ से गुजरते हैं आपके मन में कैसी भावना जागृत होती है। अच्छे विचार जागृत होते हैं, भगवान का भजन आ जाता है, कुछ अच्छा करने का विचार आता है। दूसरी तरफ जब आप एक शराब भट्टी में खाने की तरफ से गुजरते हैं तो यदि आप पीने वाले नहीं भी हैं तब पर भी आपके मन में मतलब खराब भावना ही होगी। क्या खराब भावना होगी? अरे यहाँ कोई शराबी होगा, यहाँ कोई निकल के मुझे कुछ छेड़ न दे, मुझे कोई गलत का बात न कर दे। आप वही जस्ट गुजर रहे हैं जस्ट, लेकिन थॉट अलग अलग है। तो जब आपके मन में 1 रुपया भी डोनेशन का, मदद करने का यदि भावना जागृत होती है, इसका मतलब आपके मन में किसी के प्रति सेवा, किसी के प्रति प्रेम आपके मन में जागृत हो रही है और ये आगे बढ़ करके बृहत रूप लेगी और आप भी एक सेवा का सहभागी बनेंगे। इसी के साथ मैं फेसबुक लाइव का एक कार्यक्रम समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी या उनका मदद करेंगे 2 तरीका से। एक तो सीताराम पूनम सोशल अवेयरनेस एजुकेशन चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके। एक दूसरा जो मैं अकाउंट नंबर दूंगा उसमें 1 रुपया से लेके अपने इच्छित जितनी भी राशि हो मदद करके, डोनेशन करके आप मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।